मूवी की कहानी 17वीं सदी में शुरू होती है, जब किंग फिलिप का युद्ध खत्म हो चुका था। 1678 में दो विच हंटर्स, होसिया कटन और जॉन फ्लेचर, मैसाचुसेट्स के एक छोटे से गांव सतबरी में आते हैं। वहां वे चर्च में रेवरेंड थॉमस से मिलते हैं, जो उनका स्वागत करते हैं और उन्हें गांव के एक आदमी आइजक से मिलवाते हैं। आइजक थोड़ा डरा हुआ और परेशान है। वह उसे प्रार्थना करने के लिए कहता है। होसिया और जॉन उसे पूछते हैं कि वह क्यों डरा हुआ है। आइजक बताता है कि एक रात वह जंगल में जा रहा था, तभी उसे एक सफेद चमकता हुआ साया दिखाई दिया, जो एक डेमोनिक फोर्स थी। इस घटना के बाद से वह दमक गया हुआ। रेवरेंड थॉमस आइजक को सांत्वना देते हैं और होसिया और जॉन को उस जगह दिखाने के लिए कहते हैं जहां आइजक ने वह साया देखा था। रास्ते में जॉन आइजक से उसके कटे हुए हाथ के बारे में पूछता है। आइजक बताता है कि उसने एक युद्ध में अपना हाथ खो दिया था, क्योंकि सेना समय पर नहीं आई थी। जॉन भी अपनी आंख के बारे में बताता है, जिसे उसने एक युद्ध में खोया था। उस व्यक्ति ने उसकी आंख फोड़ दी थी और फिर उसकी जान ले ली। वे रात को कैंप लगाते हैं ताकि कोई गतिविधि देख सकें, लेकिन काफी देर तक कुछ नहीं होता। अंततः वे सो जाते हैं, तभी वहां एक रहस्यमयी महिला आती है। रात में एक रहस्यमयी महिला चुपचाप जॉन के पास आती है। वो उसके मुंह में हाथ डालकर थूक निकालती है और उसे चखती है। अगली सुबह जब सब जागते हैं, तो जॉन देखता है कि आइजक अजीब तरह से कांप रहा है और उसका व्यवहार भी बदला हुआ है। जॉन उसे बुलाता है, वो कहता है जंग, और आइजक अचानक से सामान्य हो जाता है। थोड़ी देर बाद जॉन और होसिया गांव के आस होसिया बताता है कि यह पत्थर उस जगह का हिस्सा है जहां पहले नेटिव लोग रहते थे। वे डेविल की पूजा करते थे। युद्ध के बाद नेटिव लोग तो चले गए, लेकिन डेविल वहीं रह गया। ये पत्थर उसी डेविल का प्रतीक है। वे आइजक को उस पत्थर के पास ले जाते हैं। वहां पहुंचते ही आइजक घबरा जाता है और डरने लगता है। वे उससे इस बारे में पूछते हैं, लेकिन वह ज्यादा कुछ नहीं कह पाता। इसके बाद वे वापस कैंप लौटते हैं। कैंप में आइजक अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि उसने एक बड़ा काला साया देखा। जॉन उसे शांत करता है और होसिया से कहता है कि यह शायद किसी बुरी आत्मा का कब्जा पजेशन हो सकता है। रात में जब सब सो रहे होते हैं, तो उनके ऊपर से एक सफेद रोशनी गुजरती है। थोड़ी देर बाद जॉन जागता है और देखता है कि आइजक अपनी जगह पर नहीं है। वह उसे ढूंढने निकलता है और उसे उस पत्थर के ऊपर बैठा हुआ पाता है। आइजक कहता है कि यह पत्थर उसे गलत काम करने पर मजबूर कर रहा था। जॉन और होसिया मान लेते हैं कि आइजक डेविल से बात कर रहा होगा। वे उसे एक पेड़ से बांध देते हैं, क्योंकि वह लगातार बड़बड़ा रहा था। जंगल में आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पागल सी दिखने वाली काली महिला मिलती है। वे उसे पकड़कर कैंप में लाते हैं और बांध देते हैं। फिर वे आइजक से उस महिला के बारे में पूछते हैं। आइजक बताता है कि यह लड़की, जिसका नाम फ्लोरा है, एक दासी गुलाम है। अब जॉन और होसिया समझ जाते हैं कि इन सभी सैटेनिक रिचुअल्स के पीछे फ्लोरा का हाथ है, इसलिए वे उसे कैद करने का फैसला करते हैं। उनकी बातें सुनकर हमें पता चलता है कि वे फ्लोरा के रंग रूप के कारण उसे डेविल से डील करने वाली गुनहगार मान रहे हैं। रात में होसिया सो जाता है और जॉन उसकी निगरानी करता है। तभी बंदी हुई फ्लोरा जॉन के सामने अजीब हरकतें करने लगती है और उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करती है। जॉन खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वह असफल हो जाता और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। इसके बाद हम एक अलग दृश्य देखते हैं। फ्लोरा एक आदमी के साथ होती है और अपने मरे हुए बच्चे को लेकर समुद्र के किनारे जाती है। वहां एक जानवर का शव भी लटका होता है। फ्लोरा अपने बच्चे को रोते हुए एक जगह दफन करती है और वह आदमी उसे छोड़कर चला जाता है। इस दौरान आइजक भी वहां होता है और वह बहुत उत्साहित दिखता है। फ्लोरा कहती है कि उसके मालिक को सीड बीज मिल चुका है। अब जॉन को एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ा गलत काम किया है। होसिया उस पर गुस्सा होता है और बताता है कि फ्लोरा एक विच जादूगरनी है, जिसने ये सैटेनिक रिचुअल्स किए हैं, और आइजक उसका शिकार विक्टिम है। वे उसे ट्रायल में पेश करेंगे, जहां आइजक गवाही दे सकता है। जॉन ने भी गलत किया है, जिसके लिए उसे जेल भेजा जाता। होसिया अब उस पत्थर के पास जाता है और उसे गिराने की कोशिश करता है। होसिया जॉन पर गुस्सा होकर चिल्लाने लगता है कि वह डेविल के जाल में नहीं फंसेगा और न ही वह डेविल का गुलाम बनेगा। इससे हमें पता चलता है कि वह पत्थर सभी को अपने काबू में करने की कोशिश कर रहा है। रात को जॉन की नींद खुलती है और उसे अपने सपनों में एक सफेद रोशनी दिखाई देती है।
वह देखता है कि फ्लोरा और आइजक लाल रोशनी के सामने है। इस बीच हमें कुछ और दृश्य भी दिखाई देते हैं, जहां जॉन युद्ध के दौरान अपने कप्तान को एक कटा हुआ सिर देता है। हम उस रहस्यमयी महिला को भी देखते हैं जिसने पहले उसका थूक टेस्ट किया था। अगले दिन जब जॉन और होशिया जागते हैं तो वे देखते हैं कि फ्लोरा, आइजक और वह रहस्यमयी महिला जिसका नाम पेशेंस गेवे है उन्हें पकड़ चुकी है। पेशेंस बताती है कि वह मिस्टर गेवे की पत्नी है जो इस पूरे इलाके का मालिक था और सतबी की लड़ाई में मारा गया। अब वह इस जगह की मालकिन बन गई है। पेशेंस कहती है कि फ्लोरा और आइजक के साथ क्या करना है, इसका फैसला एक बोन रिचुअल से होगा। जब वो बोन रिचुअल करती है तो उसे खुशी होती है क्योंकि फ्लोरा के पेट में जॉन का बच्चा है जिसे खुद डेविड ने चुना है। पेशेंस एक सैटेनिक रिचुअल करेगी ताकि बच्चे में एक दानव डीम स्पॉन पैदा हो सके। इसी बीच जॉन को पेशेंस अपने पास बुलाती है और उसे बताती है कि उसे फ्लोरा के साथ रहना होगा और उनके प्लान का हिस्सा बनना होगा। फ्लोरा भी यही चाहती है। पेशेंस होशिया को भी यह ऑफर देती है लेकिन वह मना कर देता। तब पेशेंस उसे गुलाम बना लेती है और उसे सारे काम करवाने लगती है। जॉन अब फ्लोरा के साथ नियमित रूप से करीब आ रहा है। एक दिन वह सोचता है कि उसने अपनी प्रार्थनाएं भूल दी हैं और वह गलत रास्ते पर चल रहा है, जो डेविल का काम है। वह चाहता है कि वह सही रास्ते पर लौट आए, लेकिन उसे लगता है कि अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वे इस जगह से बाहर नहीं जा सकते। वह कहता है कि वह सब कुछ ठीक करके शहर लौटेगा और इन जादूगरनियों के सिर काटकर उन्हें खत्म कर देगा। होशिया उसे बताता है कि वह ऐसा कभी नहीं कर पाएगा, जिससे जॉन की हिम्मत थोड़ी कमजोर हो जाती है और वह परेशान हो जाता है। रात में जॉन, फ्लोरा और पेशेंस रिचुअल की तैयारी से पहले बातें करते हैं। कुछ ही दिनों में फ्लोरा का पेट पूरी तरह से बढ़ चुका होता है और वह बच्चे को जन्म देने लगता। हम सफेद रोशनी को उसके पास आते हुए देखते हैं, लेकिन रिचुअल फेल हो जाता है और फ्लोरा मारी जाती है। उसकी बॉडी समुद्र के किनारे गायब हो जाती है क्योंकि डेविल उसके बच्चे को नहीं ले पाता। पेशेंस इससे बहुत परेशान हो जाती है। हमें उसका एक फ्लैशबैक दिखाया जाता, जिसमें उसका एक फ्लैशबैक दिखाया जाता और उसे एक दासी दासी की तरह रखता था। एक दिन उसके पति ने उस पर हमला किया था, जिससे उसके चेहरे पर एक बड़ा घाव आ गया था। पेशेंस बार बार बोन रिचुअल करके डेविल से पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वह खुद आइजक के साथ करीब आ जाती है, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता। अंत में पेशेंस हजिया को अपने लिए चुनती है। आइजक होशियारी को लेकर जॉन से बात करता है और जॉन पेशेंस से रिक्वेस्ट करता है कि वह होशियारी दे, लेकिन पेशेंस उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि वह जॉन के बारे में सब जानती है, जैसे कि वह अपने कप्तान के लिए नेटिव्स के कटे हुए सिर लाया करता था। यह सुनकर जॉन परेशान हो जाता है क्योंकि उसका गिल्ट उसे परेशान करता है। उसने पहले भी फ्लोरा के साथ इंटीमेट होते समय ऐसा ही सपना देखा था। जॉन वहां से भाग जाता है और अपने अंदर के बुरे विचारों से लड़ने की कोशिश करता है। वह अपने भगवान को याद करता है। दूसरी ओर पेशेंस और होशियारी हंसते। जॉन भागता हुआ रेवरेंड थॉमस से मिलता है जो उसे ढूंढ रहे थे। जॉन उन्हें बताता है कि जंगल में डेविल और एक जादूगरनी है जो उसे नियंत्रित कर रही है। रेवरेंड उसकी बात सुनकर उसे एक आदमी से मिलवाते हैं जो असल में गवे होता है और वह अभी भी जिंदा है। गवे बताता है कि 2 साल पहले उसकी पत्नी पेशेंस मरी थी। ये सुनकर जॉन इमोशनल हो जाता है क्योंकि गवे अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। गवे कहता है कि एक दिन दुश्मनों ने एक घर को आग लगा दी थी जिसमें उसने फ्लोरा और अर्पे को छिपाया था। उसे नहीं पता था कि पेशेंस के साथ क्या हुआ। उसने 4 महीने इंतजार किया लेकिन वह वापस नहीं आई, तो उसने उसे मरा हुआ मान लिया। जॉन गवे को बताता है कि उसकी पत्नी जंगल में है और उसके चेहरे पर एक कट भी है। यह सुनकर गवे घबरा जाता है कि शायद नेटिव्स ने उसे पकड़ लिया होगा और उसके साथ कुछ बुरा किया होगा। गवे चाहता है कि वे पहले सदबरी गांव वापस जाएं, लेकिन वह जिद करता है कि पहले उसे अपनी पत्नी पेशेंस को ढूंढना है। वे लोग जंगल में जाते हैं लेकिन वहां उन्हें कोई नहीं मिलता। रात को वे वहीं रुकने का फैसला करते हैं। रात में वे प्रार्थना करते हैं और बातें करते हैं। जब वे जॉन के बारे में पूछते हैं तो वह बताता है कि युद्ध में नरसंहार हुआ था और उसे गवे पर शक हुआ था। गवे सीधे उससे पूछता है कि वह कौन है। तभी वह खुद को मिसेस गवे के रूप में प्रकट करती है। वह बताती है कि असली गवे युद्ध में मारा गया था। वह कहती है कि वह अपने रिचुअल को फेल नहीं होने देगी और जॉन को उसका साथ देना होगा। अगले दिन मिसेस गवे जॉन को होशिया से मिलवाती है, जो अब धीरे धीरे कमजोर हो रहा है क्योंकि उसने उसकी जीवन शक्ति ले ली है।
होसिया जॉन से रिक्वेस्ट करता है कि वह उसे मार दे ताकि वह इस दर्द से आजाद हो सके। दूसरी ओर पेशेंस गवे के बीच में रेवरेंड थॉमस के पास जाती है और उसे गोली मारकर खत्म कर देती है। वो उसकी बॉडी को घसीटकर एक जगह लाती है और उसके अंग निकालकर उस पत्थर को अर्पित करती है। इस बीच डेविल के आने के लिए जरूरी ग्रहों की स्थिति भी बन चुकी होती है और पत्थर अचानक से चमकने लगता है। इससे पहले कि कुछ और हो, जॉन होसिया को मार देता है, जिससे उसका बच्चा भी खत्म हो जाता है। फिर से रिचुअल फेल हो जाता है। पेशेंस गुस्से से भरकर जॉन के पास आती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वह हर पल गायब होती जा रही थी, इसलिए जॉन उसे मार नहीं पा रहा था। तभी जॉन को भविष्य की दुनिया यानी आज की धरती के दृश्य दिखाई देने लगते हैं। पेशेंस जॉन को बार बार चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही थी और जॉन भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। पेशेंस के विजन में पहले उसके पति के चेहरे पर एक कट था, लेकिन अब वह सभी पुरुषों को कट लगाते हुए देख रही थी। मिस्टर गवे की जगह अब जॉन, आइजक, होसिया और थॉमस थे। जॉन ने उसे चोट पहुंचाई, लेकिन पेशेंस उसे ओवरपावर करके मारने लगी। पेशेंस उसे बार बार मारती है और जॉन नीचे गिर जाता है। वह उसका गला काटने के लिए ऊपर आती है, लेकिन जॉन पास में पड़ा चाकू उठाकर उसकी पीठ में घुसा देता है। अब दोनों खून से लथपथ होकर एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए थे, लेकिन डेविल ऐसा नहीं होने देगा। वह जॉन को नियंत्रित कर लेता है और उसे पेशेंस के साथ करीब लाता है। इस बार पेशेंस के पेट में जॉन का बच्चा होता है और सही स्थिति भी बन चुकी होती है। डेविल उसके पेट में प्रवेश करता है। जॉन घायल होकर पेशेंस को देखता है, जो डेविल को बुला रही होती है। फिर सफेद रोशनी उसे अपने अंदर समा लेती है और वह गायब हो जाती है। अब डेविल सद्दरी में आ चुका होता है। जॉन के अंदर का बुरा पक्ष डेविल से कहता है कि वह जितना बुरा हो सके उतना बुरा करे और सब पर अपना श्राप डाल दे। वह चाहता है कि बुराई हमेशा अच्छाई को खत्म करे, क्योंकि इंसान अच्छाई के लायक नहीं है। जॉन सद्दरी की मिट्टी में खुद को मिला देता है और पूरे गांव को शापित कर देता है। उसका मकसद शुरू से यही था। इसी के साथ सदबरी डेविल फिल्म खत्म हो जाती है। यह फिल्म दिखाती है कि कैसे जॉन और बाकी लोग अपने अंदर के डर और बुरे विचारों से लड़ते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है, जिसमें सभी पात्र अपने दिमाग के कारण ये सब देख रहे हैं। जैसे जैसे कहानी बढ़ती है, दर्शकों को समझ में नहीं आता कि क्या असली है और क्या केवल उनके दिमाग की उपज है। एक और थ्योरी यह है कि फिल्म में डेविल एक असली शक्ति हो सकती है, जो पात्रों को नियंत्रित कर रही थी और उनके अंदर के डर को बाहर ला रही थी। फिल्म में एक सीन दिखाया गया था जिसमें हम वर्तमान को देख सकते थे, और यह दिखाया गया था कि 21वीं सदी में डेविल का प्रभाव और भी खतरनाक हो जाएगा। लोग डेविल की पूजा खुलेआम करने लगेंगे। इस फिल्म में डेविल को एक सुपरनेचुरल शक्ति के रूप में दिखाया गया है, जो सभी को अपने नियंत्रण में ले रहा था। इस थ्योरी के अनुसार डेविल एक असली शक्ति है जो पात्रों को भ्रष्ट कर रही है। उसका मकसद था कि वह धरती पर आए और अंत में वह सतबरी मैसाचुसेट्स में आ जाता है और पूरे गांव को शापित कर देता है। तीसरी थ्योरी यह है कि डेविल सिर्फ एक सुपरनेचुरल प्राणी नहीं है, बल्कि यह मानव स्वभाव की अंधेरी साइड को दर्शाता है। इस थ्योरी के अनुसार फिल्म दिखाती है कि कैसे लोग कठिन परिस्थितियों में बुरे काम करने लगते हैं। डेविल उनके अंदर की बुराई का प्रतीक हो सकता है। जॉन के मन में फ्लोरा के लिए गलत विचार थे, जिसके चलते वह उसके साथ करीब आ गया। वहीं पेशेंस को भी इंटीमेसी की जरूरत थी, इसलिए वह होसिया के साथ करीब आ रही थी। यह थ्योरी साइकोलॉजिकल हॉरर पर जोर देती है, जिससे हम इंसान की बुराई को समझ पाते हैं। इस हिसाब से कोई बाहरी सुपरनेचुरल शक्ति जरूर थी जो इन सभी के अंदर के बुरे विचारों को और बढ़ा रही थी। एक और थ्योरी यह है कि फिल्म की कहानी एक छोटे से शहर सतबरी मैसाचुसेट्स में सेट की गई है, जहां कई गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। वहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था, लड़कियों को गुलाम बनाया जा रहा था और लोग जादूगरनियों को पकड़ने के लिए नॉर्मल लड़कियों को मार रहे थे। फ्लोरा को सिर्फ उसके रंग रूप के आधार पर डेविल के साथ मिलाने का आरोप लगाया गया। फिल्म में एक महत्वपूर्ण और भयानक विषय है जो आजकल भी प्रासंगिक है। सतबरी डेविल एक रूपक मेटाफर हो सकता है जो समाज के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर करता है, जैसे भ्रष्टाचार, शोषण और शक्ति का दुरुपयोग। यहाँ डेविल किसी बड़ी शक्ति का प्रतीक है जो लोगों या समुदायों को नियंत्रित करती है। इस थ्योरी में फिल्म समकालीन मुद्दों को दर्शाती है, जहां लोग छोटे शहरों में बुरी शक्तियों को देखते हैं जो समाज को नुकसान पहुंचाती है। बड़ी शक्तियों वाले लोग छोटे लोगों को डराते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आपको सतबरी डेविल फिल्म समझ में आ गई होगी। पेशेंस शुरुआत से ही छिपी हुई थी। लोग उसे जादूगरनी मानते थे, लेकिन असल में वह समाज के मुद्दों पर अपनी आवाज उठाती थी और उन लोगों से बदला ले रही थी जिन्होंने उसे और अन्य महिलाओं को नुकसान पहुंचाया था। जिन लोगों ने पेशेंस, फ्लोरा या ऐसी अन्य लड़कियों के साथ गलत किया था, उनसे बदला लेने की कहानी है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको सतबरी डेविल का थीम समझ में आ गया होगा और थ्योरी भी साफ हो गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बहुत ही मजेदार सीरीज भी आने वाली है, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए।